Bank of Baroda presents Guftagoo. दी, I have nothing to wear यार. अरे, even if you had the world at your feet, तुझे कुछ भी पसंद नहीं आता. Yeah, you travel the whole world. पर मेरा क्या? Now you can have the world right here. It's Bob World. Join a world जो रहे आपकी दुनिया में. Bob World, जो दे unlimited options when it comes to shopping. Download now or log on to bobworld.com. How about some accessories? See दी, मेरा world भी है Bob World. Bob World, we live in your world. रेख्ता फाउंडेशन का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, जानी मानी एक्टर दिव्या दत्ता। दिव्या दत्ता एक चर्चित और प्रभावशाली अभिनेत्री दिव्या दत्ता लुधियाना में डॉक्टरों के एक परिवार में 25 सितंबर 1977 को पैदा हुई दिव्या दत्ता एक मेधावी छात्रा रह चुकी हैं। दिव्या दत्ता को बचपन से ही एक्टिंग और डांस का जुनून था, लिहाजा ग्रेजुएशन करने के बाद दिव्या दत्ता फिल्मों की दुनिया में अपनी राह तलाशती हुई मुंबई आ गईं, जहां आगाज हुआ उनके एक्टिंग करियर का। Used to be my Romeo. 1994 की फिल्म इश्क में जीना इश्क में मरना में दिव्या दत्ता पहली बार बड़े पर्दे पर सपना के लीड रोल में नजर आई। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे जिगर के टुकड़े को ले जाए अपनी पलकों पर बिठा कर रखे। ओह डैडी, आई लव यू। जो लोग ये कहते हैं कि बिन माँ के बच्चे अभागे होते हैं, उन्होंने शायद मेरे डैडी को नहीं देखा। I love you बेटा, I love you very much. 1998 में खुशवंत सिंह के नॉवेल पर आधारित फिल्म ट्रेन टू पाकिस्तान में दिव्या दत्ता ने एक तवायफ का रोल इस तरह निभाया कि दर्शकों के अलावा फिल्मकारों का ध्यान भी उनकी ओर गया। ठीक है, आपको पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी मर्दों को तो बहुत पसंद है। मैं बाकी मर्दों के साथ रही अपनी मर्जी से। किसी ने मुआवजा दिया, किसी ने नहीं। इसके अगले साल पंजाबी फिल्म शहीद मोहब्बत बूटा सिंह में दिव्या दत्ता गुरदास मान के साथ लीड रोल में नजर आईं। ये फिल्म बेहद कामयाब हुई। इसके बाद दिव्या दत्ता एलओसी कारगिल और बागबान जैसी कई चर्चित फिल्मों में सपोर्टिंग रोल अदा करते हुए फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाने लगी। 2004 की फिल्म वीर ज़ारा में दिव्या दत्ता ने शब्बो का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल दिया गया। Life has been really different after Veer Zara. Thanks for all the love I have received after this film. Thank you so much. 2009 की फिल्म डेली 6 में जलेबी के रोल के लिए दिव्या दत्ता को फिल्म फेयर और 2013 की बायोपिक भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह की बहन इशरी कौर का किरदार निभाने के लिए उन्हें आईफा अवार्ड से नवाजा गया। मैं तेरा मिल्खू। दिव्या दत्ता ने कॉमर्शियल और ऑफबीट दोनों तरह की फिल्मों में एक जैसी वाहवाही बटोरी है। वेलकम टू सज्जनपुर, स्पेशल 26, मंटो, स्टैनली का डिब्बा और लुटेरा जैसी कई नामचीन फिल्मों में दिव्या दत्ता की भूमिकाएं अहम रही हैं। रुक जा भाई, रुक जा, मैं बोल रहा हूँ। सर, असली काम तो ये कर रहा है, हम लोग तो बस अपनी। बहुत बहुत स्वागत है दिव्या। तहे दिल से शुक्रिया। देखिए, कितने बरसों से ये इंतज़ार था कि आपके साथ मुलाकात हो, लेकिन आखिरकार वो आज दिन आया।
जी बिल्कुल, बहुत अरसे से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बट एक हर चीज़ का सही वक्त होता है। सही वक्त होता है, जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी अच्छा, तो आप तो वैसे लुधियाना में पैदा हुई। जी। किस तरह के परिवार में आपका जन्म हुआ, और जब आप अपने छुटपन को याद करती हैं तो कुछ आपके अंदर एक्टिंग का? एक्चुअली मैं बच्चन साहब की बहुत बड़ी मुरीद थी, और मेरी तरह बहुत सारे और लोग बहुत बड़े मुरीद हैं बच्चन साहब के, और उनकी वजह से बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में भी आए हैं। तो मैं लुधियाना में पली बड़ी थी। मेरा जन्म हुआ था अमृतसर में, और मेरे फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं, और मेरी माँ, मेरे डैडी, मेरे दादाजी, दादी जी, नानी, एवरीबॉडी सब डॉक्टर्स, और अब मेरा भाई। तो एक मैं अलग से एक मुख्तलिफ इंसान थी जिसे हमेशा एक्टर बनना था, और मैं खुद से ही कहती थी, इतनी हिम्मत तो नहीं जुटा पाई कभी भी किसी को कहने की कि मुझे बच्चन साहब की तरह बड़े पर्दे पर आना है। तो लेकिन जब मैं 4 साल की थी, मुझे याद है कि उनके फिल्म देखी थी नटवर लाल, मिस्टर नटवर लाल, और फिर डॉन देखी थी, और मैं अपनी माँ की साड़ी दुपट्टे फाड़ के, और उनकी लिपस्टिक को पान का वो दर्जा दे के, और वो जिससे हम वो नहीं बना बांसुरी लेती थी, और उससे कुछ ना कुछ करती रहती थी, और फिर गाना उनका वो मैंने खई के पान बनारस वाला जो था उस पे परफॉर्म किया, और अपने आसपास के जितने भी मेरे नेबरहुड के बच्चों को घूस के तौर पर गुलाब जामुन और समोसे का लालच देती थी कि देखो तो मेरी परफॉर्मेंस देखने आओ, और उसके बाद तालियां बजाना, और अगर बहुत अच्छी लग गई बाय चांस परफॉर्मेंस तो मैं तुम्हें रूह अफ़ज़ा भी पिलाऊंगी। तो वो एक एडेड बोनस हुआ करता था, और वाकई में जो मुझे मज़ा आता था वो स्टेज पे एक सेंटर स्टेज लेना, और वाहवाही चाहे वो असली थी या नकली, आई डोंट नो, बचपन में 4 साल में नहीं पता चलता, लेकिन वो अच्छी लगती थी, तालियों की गड़गड़ाहट अच्छी लगती थी। फिर उसके बाद कुछ साल के बाद स्कूल में मैं हेड गर्ल हुआ करती थी, और उस वक्त इतना ज़्यादा इनकरेज, जैसे आजकल बच्चों को रियलिटी शोज़ पे जाने को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाता है, उस वक्त नहीं किया जाता था, आज से 25 साल पहले। तो तब वो 5 प्रोफेशंस ले देकर बड़े इज्जत वाले माने जाते थे, डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर, और आईएएस ऑफिसर, और इंजीनियर, यही थे बस कुछ। तो सबसे पूछा गया क्लास में कि भाई तुम क्या बनना चाहते हो, और फिर मेरी बारी आई, और मैं खड़ी हो गई, और मैंने कहा मुझे तो एक्टर बनना है, और क्लास में ऐसी एकदम सन्न सी शांति हो गई कि ये क्या बोल गई। तो टीचर तो बिल्कुल जैसे शॉक्ड हो गई थी, और वो मुझे फिर प्रिंसिपल के ऑफिस लेके गई। हम कॉन्वेंट स्कूल में थे, तो सिस्टर थी वो, और तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम एग्जाम्पल सही नहीं सेट कर रही हो, मतलब हेड गर्ल हो तुम, तो बट अंदर जो एक पैदा हो गया था वो जुनून के करना तो यही है, मतलब कैसे करना है वो नहीं पता, लुधियाना में हूँ, मुंबई कैसे जाऊँगी नहीं पता। तो उस दौरान एक मैगज़ीन, कॉलेज के दौरान, फिर उसके बाद मैगज़ीन का एक टैलेंट हंट निकला फॉर्म, और मैं बहुत फिल्मी थी उस वक्त, बहुत मैगज़ीन्स पढ़ा करती थी, तो उसमें टैलेंट हंट था, तो मैंने भर दिया, मतलब एग्ज़ाम्स में पढ़ने के दौरान वो भर दिया, तो पता चला कि मैं सिलेक्ट हो गई। तो अब ये सीक्रेट थी मेरी बहुत बड़ी, और उससे मुझे जाहिर करना पड़ा अपनी माँ को, लेकिन मेरी माँ ने बड़ा साथ दिया मेरा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर तुम्हें शौक़ है तो पहले अपनी पढ़ाई ख़त्म करो, उसके बाद। तो फिर वो मेरे साथ मुंबई आई, और हम बड़ा छुप छुप के, मेरे अंकल डायरेक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर, बड़े नामचीन डायरेक्टर थे उस अपने वक्त के, तो उनके ही घर रुके, लेकिन उन्हें बताया नहीं कि हम क्यों आए हैं। और फिर मेरा ये जितने नामी गिरामी हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं, सबके सामने मेरा वो ऑडिशन हुआ। यश चोपड़ा, शेखर कपूर, सूरज बरजात्या, सुभाष घई, सब। और कांपती टांगों के साथ मैंने जो मेरी माँ ने लिख के दिया था वो सब कर दिया मैंने वहाँ पर, और हम वापस चले गए, और फिर मैं सिलेक्ट हो गई। और फिर मैं यहाँ आ गई। सो ऐसी रही मेरी जर्नी। तो वो कौन सी पढ़ाई छोड़ के आप आई थी? छोड़ा कुछ नहीं, ऑडिशन के लिए जब आई थी मैं कॉलेज में थी, तो मेरे सब्जेक्ट्स थे अंग्रेज़ी, साइकोलॉजी और फिलॉसफी, और मैं टॉप करती थी अपनी क्लास में, तो छोड़ा कुछ नहीं था। फिर वापस जाके आपने पूरा किया? मैंने वो दिया, उसके बाद एग्ज़ाम्स हुए, उसके बाद फिर दूसरे साल के एग्ज़ाम्स हुए, तो वो करती रही, और जब ख़त्म हो गया उसके बाद फिर मैं बाकायदा मुंबई में बस गई। जी। तो इस तरह से ये तो एक बहुत ही शानदार एंट्री कहा जाए कि हुई इतने बड़े बड़े स्टार वॉर्ड्स के बीच में।
आप सेलेक्ट हुई और फिर पहला आपको कहिए मौका किसी बड़ी फिल्म के लिए? तो हुआ यूँ कि हमारी इंडस्ट्री में कोई किसी को मना नहीं करता है, ना नहीं बोलते, क्योंकि मालूम नहीं होता कि कब किसकी कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। तो सब बड़े और मुझे लगता है बिज़नेस है तो उसमें किसी की कोई गलती भी नहीं है। लेकिन मैं जिस ऑफिस जाती थी अपनी तस्वीरें लेकर, एक फ़ाइल बनाती थी और तस्वीरें लेकर हर जगह जाती थी, और जिससे भी मिलती थी बड़े प्यार से मिलते थे सब, और कोई मना ही नहीं करता था। मतलब सब कहते थे ठीक है आप हमारी अगली फिल्म कर रही हो। तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं 22 फिल्में कर रही हूँ। तो एक दिन मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया, मैं कहा मम्मा देखो कितना करेक्ट डिसीजन है कि मैं फिल्म्स में आऊँ, मैं 22 फिल्में कर रही हूँ। तो धीरे धीरे मालूम पड़ा कि उनमें से एक भी शुरू नहीं हुई, और जो 2-3 फिल्में शुरू हुई थी उसमें कुछ दूसरी लड़कियों को ले लिया गया। तो पहली बार मैंने रिजेक्शन फेस किया, पहली बार मुझे लगा कि किसी ने मुझसे सही नहीं कहा, मेरा ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। कहीं ना कहीं मैं अपने लोगों को बड़ा मिस करने लग गई, और मुझे लगा मैं कहाँ बड़े शहर में आकर गुम गई। लेकिन उसी बड़े शहर ने फिर मुझे सरवाइव करना सिखाया। पहले बड़ी प्रोटेक्टेड बैकग्राउंड से आई थी, जहाँ कभी एक आवाज़ लगाई तो सब फैमिली मेम्बर्स आ गए, कुछ रिश्तेदार आ गए, हमारे आसपास के दोस्त आ गए, कोई ना कोई होता था। लेकिन मुंबई में मैं खुद थी, और मेरा तो खुद से रहना, खुद से सरवाइव करना, और अपनी जो एक ज़िद तो नहीं कहूँगी, एक जुनून था कि बनना है एक्टर, तो उसे पूरा करना और उस पर टिके रहना मुश्किल काम था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब आप ऊपर वाले को कह देते हैं कि मुझे ये करना है, तो वो कोई ना कोई रास्ते ज़रूर निकाल देता है। तो फिर जो शौक़ आपके दिल में अमिताभ बच्चन को देखकर पैदा हुआ था, फिर तो आप उसी दुनिया में आ ही गई, और वो भी दिन आ ही गया, अमिताभ बच्चन भी सामने और साथ में हुए। लेकिन तब तक आपको ये जो रिजेक्शन के छोटे छोटे ये जो फेस करने पड़े, तब तक कुछ आपके इरादे बदल गए कि ये अब कुछ ऑफ बीट सिनेमा शायद मेरी जान बचाएगा, ऐसा कुछ मन में आता रहा, उधेड़-बुन जैसी चीज़? या फिर एक ज़िद थी कि नहीं हमें तो जो मेन स्ट्रीम कमर्शियल हिट्स हैं या मेन स्ट्रीम कमर्शियल बिजनेस है उसमें ही रहना है? एक्चुअली मुझे दोनों तरह की फ़िल्में करने का बड़ा शौक़ था। मतलब मैं जब आई थी तो मैं शबाना जी, नसीर साहब, ओम जी, स्मिता पाटिल, इनकी बहुत बड़ी मुरीद थी, जितना कि मैं बच्चन साहब की थी। तो ऐसा लगता था कि इस तरह की फ़िल्में करनी चाहिए, लेकिन कैसे करते हैं वो फिल्में मुझे नहीं पता था। मैं 17-18 साल की थी, सो आई डिडंट नो दैट। तो एक ट्रायल एंड एरर लर्निंग होती है कि मिलते रहो लोगों से, गलतियां करते रहो और फिर उन गलतियों से सीखो। तो मल्टी स्टारर्स में मुझे ऑफ़र आने शुरू हो गए थे। तब मैं सबको लगता था कि एक न्यू कमर आई है, वो मनीषा कोइराला जैसी दिखती हैं, और तो उसकी वजह से मुझे बहुत सारे ऑफ़र्स आने शुरू हुए। एक फ़िल्म थी अग्नि साक्षी, तो उसमें मनीषा की बहन का रोल था, तो मल्टी स्टारर फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म थी। लेकिन उन्होंने मुझे ढूंढ के निकाला कि वो कौन लड़की है जिसकी शक्ल जो है वो मनीषा जैसी है। तो लेकिन वो की मैंने, मुझे बड़ा मज़ा आया कि जिन सितारों को मैं देखती हूँ आज उनके साथ काम कर रही हूँ। लेकिन 2 गाने करना, 3 रोमांटिक सीन करना, मुझे लगा मैं इसलिए थोड़ी आई हूँ। मुझे कॉलेज में बेस्ट एक्टर अवार्ड्स मिलते थे और मैंने पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट किया जापान में, तो मुझे कुछ और करना है। और फिर एक दिन ऐसे ही खुद से बैठी थी कि भाई कुछ अच्छा आ रहा है कि मैं निकल लूँ। तो या तो इसे आप मिरेकल कहते हैं या आप इसे कोइंसिडेंस कहते हैं कि अगले ही दिन मुझे ट्रेन टू पाकिस्तान के लिए कॉल आ गया। संजय छेल राइटर हैं और उन्होंने कहा कि एक फ़िल्म बन रही है ट्रेन टू पाकिस्तान, और जाके पैमेला रुक्स जो डायरेक्टर हैं उनसे मिलाओ। तो मैं अपनी वो फाइल ले गई और मुझे लगा इन्हें मेरी तस्वीरें अच्छी लगेंगी, तो उन्होंने कहा बहुत ही बकवास तस्वीरें हैं तुम्हारी। तो मेरा छोटा सा मुंह रह गया। तो उन्होंने कहा लेकिन मुझे तुम पसंद हो, मुझे जो चाइल्ड वुमन चाहिए, जो बच्ची का रोल है वो उसके लिए तुम सही हो। और उस फिल्म से मेरी शुरुआत उन फिल्मों में हुई जो आप कह रहे हैं जैसी मैं करना चाहती थी। और उससे मुझे फिर एक पंजाबी फिल्म मिली, शहीद मोहब्बत, जो नेशनल अवार्ड्स में गई, और उसके बाद श्याम बेनेगल से मेरी मुलाकात हुई। और धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि हो गया,
आज भी मुझे लगता है कि नहीं हुआ, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो हर फिल्म को आप डेस्टिनेशन नहीं मान सकते, मंजिल नहीं मान सकते, तो कुछ ना कुछ करके करते ही रहना पड़ता है। देखिए, हर इंसान की कहानी में मुझे एक ऐसे संजय छैल जैसे आदमी का नाम आता है, तो ये आदमी मिलता कहाँ से है? मतलब जाहिर है कि कहीं आउट ऑफ द ब्लू तो वो नहीं आ गए और उन्होंने कहा कि जाके पामेला रोज से मिल लो। जी। तो संजय छैल के साथ भी आपने कोई मेल जोल, एक नेटवर्किंग, कुछ आप मतलब रहें, साइट में रहें, ऐसा कुछ बनाया ज़रूर होगा उनके और उनके जैसे दोस्तों में। वही तो बता रही हूँ कि जब मैं आई थी तो बहुत सारे लोगों से मिली थी और संजय छैल उनमें से एक थे, बिकॉज उस वक्त 90s में, मिड 90s में बहुत सारी फिल्में बन रही थी। और तो आप, मेरे सेक्रेटरी, मेरे मैनेजर जो उस वक्त मैंने लिए थे, वो मुझे सबसे मिलाते थे कि ये राइटर है इनसे मिलो, ये प्रोड्यूसर है इनसे मिलो। बस हीरोज़ से नहीं मिली थी, बाकी तो मैंने सबसे मतलब मुलाकात कर डाली थी और सबने हाँ कहा था। तो संजय छैल भी उस वक्त मुझे लगता है डायरेक्टर बन रहे थे और कोई फिल्म बनाई थी, तो इस लिहाज से उनसे मुलाकात हुई थी मेरी। लेकिन शायद उन्हें मैं याद रही और उनको, वो शायद पामेला के मित्र थे और उन्होंने कहा होगा कि कोई ऐसी लड़की है जिसकी शक्ल थोड़ी बच्चों जैसी है। तो जो रीज़न था, मुझे बड़े हीरोज़ के साथ उस वक्त काम नहीं मिल रहा था कि मैं बहुत अपनी उम्र से छोटी लगती थी। तो इसलिए उसी वजह से मुझे फिर ट्रेन टू पाकिस्तान मिल गई। और मुझे याद आता है चंडीगढ़ के थोड़ा और आगे की तरफ बढ़कर एक गांव में वो सेट लगा था ट्रेन टू पाकिस्तान का, जिसमें निर्मल पांडे वगैरह से मेरी मुलाकात तब हुई थी। अच्छा, okay। कभी वे बैक से 97-98 जी, 98। जी। तो लेकिन देखिए उसके बाद तो फिर आप हैं, मतलब फिल्मों में अगर ऐसे देखें। लेकिन उन दिनों में कुछ और जो बोलते हैं कि भरोसे के लोग और दोस्तियां जैसे बन जाती हैं कि चलो जब काम है तो काम है, लेकिन फिर खाली वक्त में एक सपोर्ट सिस्टम, ये जो एक होता है दोस्तियां जैसे बनती, वो क्या दुनिया आपकी फिर धीरे धीरे खुली? बिल्कुल सही फिल्म पकड़ी आपने दोस्तियों के लिए, क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा दोस्त ट्रेन टू पाकिस्तान से बने। मुझे याद है कि पहली मेरी जो दोस्त बनी, वो उसका नाम है रिचा, और वो असिस्टेंट डायरेक्टर थी उस वक्त पामेला की, और सब लोग शूट करने निकल गए थे और मैं एकदम धड़ल्ले से पहुंची वहाँ पर गेस्ट हाउस में कि मैं आ गई। और मुझे लगा पता नहीं मेरा कैसे स्वागत होगा, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। तो मैंने कहा अच्छा मेरे नाम से रूम बुक होगा? तो उन्होंने कहा मैम यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ। तो मैं कहा मैं क्या करूँ, ठंड में थोड़ी बैठी रहूँगी, जनवरी का वक्त था। तो उतनी देर में ये लड़की चली आई वहाँ पर और उनको मैंने धड़ डांट दिया कि ऐसा कैसे आप अपने एक्टर्स को करते हो, ये वो। तो उसने कहा आई एम सो सॉरी, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन आप मेरे कमरे में आ सकती हैं उतनी देर, और बैठे। तो वो बेचारी को उस वक्त मैंने जितना डांटा और जो भी किया, वो मेरी आज बेस्ट फ्रेंड बन गई अभी तक। मतलब अब वो मुंबई आई और तो वो शुरुआत मेरी ट्रेन टू पाकिस्तान से हुई। फिर रजत कपूर एक्टर जो हैं, जो हमारे साथ ट्रेन टू पाकिस्तान में थे, उनके साथ मुझे याद है कि एक रात को हम शूटिंग कर रहे थे जहाँ मुझे नाचना भी था और गाना भी था। तो नाचना तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, गाने में मतलब मुझे कुछ श्योरिटी नहीं थी कि मैं गा भी सकती हूँ कि नहीं गा सकती, बट पामेला वाज इंसिस्टेंट कि नहीं तुम्हें गाना खुद गाना है। तो मैंने उनसे पूछा कि किस वक्त होगी शूटिंग? तो उन्होंने कहा रात को करेंगे जब पूरा गाँव सो जाएगा, तो डोंट वरी, हम सिर्फ यूनिट वाले हैं, बहुत कम लोग होंगे, तुम चिंता मत करो। तो मैं रजत के पास गई, रजत थिएटर वाले एक्टर हैं, तो मैंने कहा रजत मुझे बहुत डर लग रहा है, और उस वक्त ही मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने कहा डर मत, बिल्कुल ऑन कर अब स्टेज को, और कोई है ही नहीं। तो मैं कहा हाँ वो तो है। तो जब हम शूट करने लगे तो रात को ज़ोर से आवाज़ आई, धाड़ से एकदम कोई चिल्लाया। तो मैंने सब रुक गई शूटिंग की, ये क्या हुआ? तो उन्होंने लाइट पीछे घुमाई तो देखा 3 गांव के लोग वहाँ बैठे थे और कंबल ओढ़ के, कोई रज़ाई ओढ़ के कि यहाँ पे एक लड़की डांस कर रही है, उसको देखने जाएंगे। तो उनमें से एक वो इतना रश था कि गिर गया नीचे। तो मैं तो घबरा गई कि अरे बाप रे, इतनी बड़ी ऑडियंस। एंड रजत केम एंड ही सेड डोंट वरी, वो वहाँ कोने में खड़ा रहा। सिर्फ मैं खड़ा हूँ, तू करना परफॉर्म। तो एक नई लड़की को इतना कॉन्फिडेंस देना और इतना प्यार देना और इतना रीअश्योरेंस देना, वो आज तक मैं उसे अपना सांता बुलाती हूँ, मतलब ही इज़ माई सांता क्लॉज। और
तो बहुत सारी और दोस्तियाँ उस फिल्म से बनी, और मुझे लगता है हर फिल्म में मैंने शायद उसके बाद एक वन फ्रेंड फॉर लाइफ जिसे कहते हैं वो ज़रूर बनाया। फिर आप देखेंगी कि जो जिन फिल्मी मैगजीन्स की बात आपने की, जो आप अपने शुरुआती मतलब स्कूल के दिनों में पढ़ा बड़ा करती थी, तब भी ऐसी कुछ सक्सेस स्टोरीज़ भी आपने पढ़ी होंगी कि ऐसी एक्ट्रेसेस जो बहुत ट्रेंड होके नहीं जाती, वो भी अपना एक रास्ता बना लेती हैं, तो वो कहीं आपके लिए कोई इंस्पिरेशन भी रहा? मुझे ऐसे कहानियाँ बहुत इंटरेस्ट करती थी जहाँ मैं पढ़ती थी कि कोई लड़की गई कहाँ, उसे एक डायरेक्टर ने देख लिया और कहा अरे इसको लेते हैं। तो मुझे लगता था कि मुझे कब कोई देखेगा। तो अब मेरे मामा जो थे वो डायरेक्टर थे, तो उनके मुहूर्त पे एक बार गई, तो मैं तो बिल्कुल सामने खड़ी थी और सलमान खान थे उस फिल्म में, तो मैं खड़ी हो गई सामने कि शायद सलमान ही देख ले मुझे, मेरे मामा तो देख नहीं रहे। कोई तो देख ले कि मुझे भी किसी ने लोकेट किया और नोटिस किया, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुझे अपना रास्ता शायद हमेशा खुद बनाना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है मुमताज़ जी की कहानी हो या फिर कितनी सब जो बिल्कुल उन्होंने बेसिक लेवल से शुरुआत की और कहाँ तक पहुँची, कितनी सारी हमारी पुरानी एक्ट्रेसेस भी हों या अभी भी आप कितनी सारी देखें जो अपने बलबूते पर आई हैं, तो उनसे हमेशा ऑफ कोर्स मुतासिर तो हुई हूँ। लेकिन मुझे लगा कि मेरी जर्नी जो है वो खुद की है, उसे किसी और की तरह का नहीं होना चाहिए। और फिर ये सब कुछ करते करते किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगा कि हाँ अब वो जगह पहुंच गई हैं आप उस जगह पे जहाँ से अब रास्ता आगे ही बढ़ता जाएगा? खुद मन के अंदर एक बात जो कहती है, अपने को भी आदमी कहता है कि हाँ। मुझे लगता है कि हर कोई जैसे बच्चन साहब का मुरीद है, वैसे ही हर एक्टर यश चोपड़ा की फिल्म ज़रूर करना चाहता है। और एक वक्त था जब मैं बहुत डे ड्रीम करती थी कि मैं यश चोपड़ा की फिल्म कर रही हूँ, ऑपोजिट शाहरुख खान, ऑपोजिट ये बड़ा हीरो। तो डे ड्रीम मेरा सबसे फेवरेट पास टाइम हुआ करता था। तो जब मैं आई इंडस्ट्री में तो यश जी सामने थे बिल्कुल ऑडिशन के लिए। तो उसके बाद मुझे लगा कहीं यश जी देख लें मुझे और कहें कि मेरी नेक्स्ट फिल्म की हीरोइन ये है, बट ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद फिर मेरी ये जर्नी मल्टी स्टारर्स में शुरू हुई, फिर 8 फिल्मों में शुरू हुई। और उस दौरान मैं एक शो किया करती थी कदम, जिसमें मेरा हर एपिसोड में एक मुख्तलिफ रोल हुआ करता था, कहानी अलग होती थी, किरदार अलग होता था, और उसके लिए मुझे बहुत प्यार और बहुत तारीफ मिली। तो एक दिन मैं लंदन शूट कर रही थी और मुझे फ़ोन आया कि आपसे यश चोपड़ा जी मिलना चाहते हैं। तो मैं तो जो हाथ में जो भी था चाय या कॉफ़ी एकदम मैं कर ली। सो आई केम बैक। आते ही पहली चीज़ ये की कि उनसे अपॉइंटमेंट लिया जाए, और मिली तो मैं वही सफ़ेद लिबास में गई कि उन्हें सफ़ेद बहुत पसंद है, तो चांदनी बन के बिल्कुल गई। और पता चला कि वीर ज़ारा बना रहे हैं, और उन्होंने अपनी कास्ट बताई पूरी, और फिर कहा कि इसमें एक दोस्त का रोल है जो ज़ारा की दोस्त है। तो मेरा तो मुंह उतर गया, उनका दोस्त बन गई। यश चोपड़ा की फिल्में तो सब दोस्त के ही रोल, टाइप कास्टिंग शुरू हो जाएगी। तो ये बात मैंने आदित्य चोपड़ा जो फिल्म लिख रहे थे उनसे ज़रूर शेयर की, क्योंकि मैं हूँ थोड़ी सी मुँह मतलब बोल देती हूँ जो मन में होता है। सो वो बहुत मुस्कुराए और बोले कि ये वैसा रोल नहीं है, नहीं तो हम आपको नहीं बुलाते इस रोल के लिए। तो अगर आपको विश्वास है मुझ पर तो करें, और इतना ज़रूर इत्मीनान रखें कि आपको इस फिल्म के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। तो उन्होंने जितनी जेन्युइननेस से कहा ये, मैंने इंस्टेंट हाँ कर दिया और फिल्म की बहुत एंजॉय किया। और जिस तरह का होमवर्क उन्होंने मुझे कराया, कमाल, तो वो मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन वो प्रीमियर जब हुआ उस फिल्म का, मैं अपनी माँ का हाथ पकड़ के बैठी कि अरे यश चोपड़ा की फिल्म, पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, अब क्या दोस्तों के ही रोल मिलेंगे, पता नहीं कैसी दिख रही हूँ। तो फिल्म मैंने बहुत एंजॉय की, लेकिन इंटरवल में जब मैं और मम्मी बाहर निकले तो suddenly I was crowded by people, and I realized for the first time what stardom is. और फिर यश जी के पास दौड़ी हुई गई मैं, तो उन्होंने कहा भाई सब पूछ रहे हैं लड़की कौन लेकर आए हो, पाकिस्तान से आई है क्या या नई लड़की है क्या। तो बड़े अनएज्यूमिंग वे में मुझे लगा कि शायद मेरा री इन्वेंशन, शायद मेरी रीडिस्कवरी यश चोपड़ा की फिल्म के ज़रिए हुई। फिर उसके बाद मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं कि स्थापित हो गई तुम। हाँ, मतलब कि अब पोर्टफोलियो लेके नहीं घूमना है, वो तो वीर ज़ारा से ही हो गया था। उसके बाद मैंने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे इतना काम मिला
कि वो सब वीर ज़ारा जैसे रोल थे। फिर रुकी मैं कि मुझे एक ही तरह के रोल नहीं करने हैं, और फिर दिल्ली 6 ऑफ़र हुई, जलेबी का रोल। फिर मुझे दिल्ली 6 जैसे रोल ऑफ़र होने शुरू हुए। तो मुझे पता चला कि इंडस्ट्री की आदत है कि जो चीज़ हिट हो जाती है वही चीज़ आपको ऑफ़र होती है। तो फिर भी मतलब वो कोशिशें जो थी वो जारी रहीं। लेकिन फिर मैंने फ़िल्म की भाग मिल्खा भाग, उसमें जो एक प्यार होता है और एक होती है रेवरेंस, उस फिल्म से वो रेवरेंस मिला। और वो जो कहते हैं कि फलां अराइव कर गया इंडस्ट्री में, उस फिल्म से वो एक ठप्पा लग गया, दैट शी अराइव्ड एज अ गुड एक्टर। और उसके बाद मुझे फिल्में खुद से ऑफ़र होनी शुरू हो गई कि ये दिव्या के लिए रोल है। और तो या आई थिंक दीज 2 फिल्म्स वर लाइक मेजर लैंडमार्क्स फॉर मी। फिर ये भी है कि बतौर एक्टर आप अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ जब आप काम करती हैं तो कुछ ऐसी मन में एक ऐसी चीज़ होती है कि ये काम का ये वाला तरीका मुझे बहुत पसंद है इन डायरेक्टर का। हालांकि यहाँ पर ये कहना ही ज़्यादा ठीक होगा अब ये आपके लिए कि नहीं, सब डायरेक्टर सब अच्छे हैं और सब अपनी अपनी तरह से काम करते हैं। लेकिन कहीं अगर आदमी अपने पर्सनल चॉइसेस में अगर जाए कि एज एन एक्टर मुझे इस तरह डायरेक्ट किया जाए जो ज़्यादा मुझे ठीक लगता है, तो फिर किन के नाम सबसे पहले आएंगे? देखिए, एक्टर जो होता है ना वो बच्चे की तरह होता है। जब आप बच्चे को ये बता दो कि भाई हम उधर जा रहे हैं, रास्ता सही दिखा दो, तो वो आपकी उंगली पकड़ के चल के बहुत मज़े से जाएगा। लेकिन अगर आप खुद अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं देन यू विल फील लॉस्ट। तो आई थिंक आई बीन वेरी लकी, चाहे वो राकेश मेहरा हों, चाहे यश चोपड़ा हों, चाहे ऋतुपर्णा घोष हों, चाहे श्याम बेनेगल हों। मैंने एक तरफ बिल्कुल कमर्शियल डायरेक्टर्स के साथ काम किया, एक तरफ बिल्कुल ये वाला सिनेमा में सबके साथ काम किया, और सब डायरेक्टर्स का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। सो मतलब मैंने देखा मोस्टली मेरे जो डायरेक्टर्स थे वो मुझे ऐसे तैयार करते थे कि मुझे खुद को मालूम नहीं होता था कि मुझे तैयार कर रहे हैं। सो जैसे दिल्ली 6 के लिए राकेश मेहरा ने, मतलब चाहे वो डायलेक्ट हो चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो, तो मैं सीधी मतलब वीर ज़ारा के बाद वही थी, एक बहुत शर्मीली तो नहीं कहूँगी लेकिन एक ऑकवर्डनेस थी मेरे अंदर के वही स्वीट रोल्स करती थी तब तक। लेकिन जलेबी स्वीट रोल नहीं था, वो एक फाइटर का रोल था जो अपने आप को बचाती है सोसाइटी से, और उसके लिए चाहे उसकी भाषा हो चाहे उसकी बॉडी लैंग्वेज हो, वो एक मर्दों जैसी भाषा थी। तो मुझे गाली देना ही ना आए तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं कंफर्टेबल कैसे हूँ। तो राकेश जी ने बड़े प्यार से सब एक्टर्स को, जितने सीनियर एक्टर थे फिल्म में, उनको कहा कि इसको एक ज़रा सिखा दो, एक प्यार से आपका सुनेगी। तो एक बड़े सीनियर एक्टर आते थे, बोलते थे सुन तुझे वो दिल्ली वाली गाली पता है, ये वाली? तो मैं कहती थी कौन सी? तो वो मुझे बता देते। धीरे धीरे कब मैं खुल गई, कब मैं अनइनहिबिटेड हो गई, मुझे नहीं पता चला। और शॉट से पहले मैं राकेश मेहरा को कहती थी अच्छा बताओ क्या करना है, इसे तुझे ऑलरेडी पता है क्या करना है, एंड ही वाज राइट बिकॉज उन्होंने ट्रेन कर दिया था उतनी देर में। सेम श्याम बेनेगल ऐसे करते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो आपको पूरी तैयारी नहीं करने देते, वो आपको कहते हैं कि इतना ही तैयारी करो और थोड़ी नर्वस एनर्जी अपने शॉट के लिए रखो, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करते हो, उतना ही सीखो जितना ज़रूरी है और बाकी मैजिक ऑफ द मोमेंट पे छोड़ दो। तो बहुत हर डायरेक्टर ने कुछ ना कुछ अलग सिखाया। सो मेरी फहरिस्त में ये लोग तो बहुत टॉप नॉच है। नीरज पांडे हैं, श्रीराम राघवन हैं। आई हैव लव्ड वर्किंग विद देम। और डांस तो आपको शायद पहले से ही शौक था जी, लेकिन अगर जिन कोरियोग्राफर्स के साथ आपने काम किया उनमें किन का काम आपको अच्छा लगता है डांस कोरियोग्राफी में? सबसे पहला नाम सरोज खान। उनसे मुझे एक ख़ास एक तो वो मतलब जो जिस हीरोइन के साथ काम करती थी उनके डांस सीक्वेंसेस से वो मतलब और जानी जाती थी, चाहे वो श्रीदेवी हो चाहे माधुरी दीक्षित हो। They were known for the beautiful numbers and the beautiful performances, and the name that choreographed those songs was सरोज खान। तो और दूसरी एक बात ये थी कि मेरी माँ की शक्ल सरोज जी जैसी बहुत थी, तो मुझे बड़ा मन था कि मैं सरोज जी के साथ कभी तो काम करूं, और मौका मुझे वीर ज़ारा में ही मिला। और स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर थी लेकिन बड़ी प्यारी थी, अच्छा शॉट देते थे तो गोदी में बिठाती थी और 1 रुपया भी देती थी। तो उनके साथ काम किया, बहुत मज़ा आया। फिर फ़राह के साथ, एंड फ़राह तो मेरी नेबर भी थी, हमारे घर बिल्कुल साथ साथ में थे।
तो उनके साथ गणेश मास्टर जी, वेरी वेरी नाइस, उनके साथ तो मैंने सबसे ज़्यादा काम किया है। और वो जो टिपिकल आइटम नंबर्स जो आप कहते हैं, वो अपने करियर की शुरुआत में मैंने एक सबसे ज़्यादा जो कोरियोग्राफ हुई हूँ वो गणेश मास्टर जी से हुई। अच्छा, तो सब ये सब करते हुए जब आप वापस लुधियाना जाती हैं अब कभी, तो जो पुराने साथ की पढ़ी हुई आपकी जो कलीग्स और जो साथ में पढ़ी हुई लड़कियां और दोस्त हैं जी, उनका क्या रहता है आपके, उनको मालूम था कि ये यही रास्ता चुनेगी? जी, कहीं ना कहीं तो मालूम था। वो क्या होता है, किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो एक लड़की ज़रूर होती है जो किसी के हाथ देखती है और आपका फ्यूचर बताती है। एक जो थी हमारे यहाँ, वो बहुत सही बताती थी। तो एक दिन हम बैठे थे, तो हम हर ग्रुप का एक कोना होता है, तो कॉलेज में हमारा एक कोना था और वहाँ पे बैठे थे। तो वो लड़की आई, बोली लाओ मैं तुम सबके हाथ देखूं। तो मुझे देख के बोलती कि तुम तो दरिया किनारे रहोगी। तो मैंने कहा दरिया किनारे क्या है, बॉम्बे ना? तो मैंने उसके मुंह में ही डाला। तो सबको, क्योंकि मैं वहाँ पर प्लेस डायरेक्ट करती थी, बेस्ट एक्टर का मेरे लिए सबसे ख़ास साल वो था जब मुझे बेस्ट ऑल राउंड बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर मिला, पढ़ाई के लिए बेस्ट अवार्ड मिला, डांसर के लिए मिला, एक्टिंग के लिए मिला। और फिर मेरी प्रिंसिपल ने बाकायदा मेरी माँ को ही बुला लिया कि सब अवार्ड्स तो आपकी बच्ची ले रही है, आप ही ऊपर आ जाएं। तो कहीं ना कहीं मेरी दोस्तों को मालूम था कि इसका जो रुझान है वो इस तरफ है। तो फिर जब मैं सिलेक्ट हो गई तो अपनी प्रिंसिपल के पास आई, तो उन्होंने कहा तुम टॉपर हो, तुम कैसे जा रही हो? आई सेड मैम मुझे जाना है। लेकिन मेरी दोस्त सब बहुत इनकरेजिंग थी। तो तब भी ये हुआ करता था कि दोस्त एक दूसरे से मिलते नहीं थे, मैं सबको इकट्ठा करती थी। अब भी यही होता है कि वो लुधियाना में रह के एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, लेकिन जब मैं जाती हूँ तो सब इकट्ठा होती हैं। और मुझे लगता है जो बचपन की दोस्तियाँ होती हैं ना, वो जहाँ से आप शुरू करते हो वहीं पे ही वहीं बनी रहती जी बिल्कुल। तो वहाँ पे जो मस्ती, जो मजाक, जो शरारतें, वो अब भी बरकरार हैं और चलती जाती हैं। अच्छा, यहाँ ये ज़रूर पूछूंगा कि जिस तरह अमिताभ बच्चन आपको पसंद थे, फिल्मी हीरोइनों में आपको कौन पसंद थी उस ज़माने की? मुझे शबाना जी, जैसे मैंने आपको बोला, स्मिता पाटिल, मधुबाला मेरी बहुत फेवरेट थी। और उनका जो चुलबुलापन और जो इतना खूबसूरत चेहरा, मतलब वो जहन में एकदम घर कर चुका है। और जया जी और रेखा जी, आई थिंक ऑल ऑफ देम। नीतू सिंह बहुत पसंद थी। और मुझे याद है परवीन भाभी यहाँ पे वो जो बैंड पहन के करती थी, तो वो हम नकली बाल लेके बैंड लगा के वी यूज्ड टू गो डांसिंग लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं इन सब से मुतासिर रही, लेकिन ये कुछ चुनिंदा मेरी बहुत फेवरेट रही। अच्छा, मेरी बड़ी दिलचस्पी इस बात में होती है कि जब आप लोग शूटिंग के बीच में जब कुछ दिन खाली होते हैं या कुछ घंटे खाली होते हैं तो क्या करती हैं? ये करती हूँ बहुत सारा। अपनी किताब लिखती हूँ। और हमारी तो अनप्रिडिक्टेबल सी ज़िंदगी है, या तो आप इतने बिजी होते हैं कि आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं, या फिर आपको बड़े बड़े गैप्स मिल जाते हैं। तो अगर बड़े गैप्स मिल जाते हैं तो फिर आपकी मीटिंग्स होती हैं लोगों से, बैठे तो होते नहीं, आप कभी कोई कहानी सुना रहा है, कभी किसी से मुलाकात, फिर इतने सारे इंटरव्यूज़ होते हैं, वो आपका वक्त ले लेते हैं। या फिर मुझे तो अपने दोस्तों से मिलना बहुत पसंद है, तो कुछ ना कुछ वक्त, पार्टीज़ नहीं पसंद, गेट टुगेदर्स बहुत अच्छी लगती हैं जहाँ आप जाके गप्पे मार सकें एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो करना बहुत पसंद है। और फिर लिखती हूँ। मेरी अगली किताब अब रेडी है, जो कि मेरी फिल्म जर्नी पर है। और मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं, मेरी नीस और नेफ्यू, और मेरी एक छोटी सी पेट है। तो वो ऐसा एहसास होने नहीं देते कि आप फ्री हैं भी, तो वो कहाँ दिन जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। जी। और शूटिंग के सिलसिले में आप जो हिंदुस्तान भर में अलग अलग शहरों और उनके कुछ लेसर नोन इलाकों में जाती हैं, उनमें से कौन से इलाके आपको अभी फैसिनेट करते हैं और दोबारा शूटिंग के अलावा भी कभी जाऊं ऐसा दिल करता है? हर जगह। मुझे ये आदत मेरी माँ ने डाली कि जब भी हम शूट पे जाते हैं तो उस जगह को पूरा एक्सप्लोर करना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी होता है। मैं देखती हूँ कितने सारे एक्टर होते हैं जो शूट करते हैं और शूट करके सीधा वापस एयरपोर्ट।
लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वक्त निकालूं और उस जगह को थोड़ा सा देखूं, वहाँ की जो खासियत है वो देखूं। और कई बार आई थिंक वी आर लकी पीपल, कई बार गाँव में चांस मिलता है बिल्कुल बेसिक गांव में शूट करने का, जहाँ मिट्टी के घर है, तो उनके हाथ का खाना खाना वो ही कुछ अलग लगता है, तो फिर मन करता है यहाँ दोबारा आना चाहिए। एक जगह की सिंप्लिसिटी आपको बहुत अच्छी लगती है, किसी जगह की चकाचौंध आपको बहुत अच्छी लगती है। लखनऊ मेरे लिए बहुत सारा बढ़िया खाना है और केरला की खूबसूरती इतनी अच्छी है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप अपने ही देश को एक अलग नज़र से एक्सप्लोर करते हैं, जो शायद मुझे लगता है आपको अदरवाइज़ मौका नहीं मिलता। आप अपनी ही रोज़ की ज़िंदगी में इतने घुस जाते हैं, लेकिन ये वर्क कम प्लेजर हो जाता है। और मुझे एक आपकी फैमिली भी बन जाती है। अब जैसे यूनिट है आपका, वो आपका एक परिवार बन जाता है, तो उसी एक सिक्योर उसमें उन्हीं की कंपनी में। अब जैसे मैं एक शूटिंग करके आई, हम लोग सामोद पैलेस में थे जयपुर में, तो 1 महीना तकरीबन वहाँ रुके, तो बहुत मज़ा आया। एक ग्रुप बन गया, रात को हम लोग सब मिलकर गाने गाते थे और गिटार बजाते थे, सुबह 5 बजे शिफ्ट लेते थे। और जब एक दिन कोई फ्री होता था तो आसपास जयपुर हो आए, शॉपिंग कर ली, वहाँ की टिक्की खा ली, वहाँ का जो सब कुछ है वो सब फेवरेट चीज़ें। वहाँ एक लस्सी मिलती है जो पुराने बाज़ार में मिलती है हवा महल के पास, वो सबको ले गए वहाँ, वो कर लिया। तो आई थिंक सब बड़ी प्यारी प्यारी यादें हैं, और उन यादों को दोबारा ताज़ा करना, ऑफ कोर्स आई फील वन शुड डू इट। तो ये तो हुई अपने देश की कि कुछ शहरों और जगहों की बातें। विदेश में जब जाती हैं तो वो कौन से ऐसे देश हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं? मुझे लंदन बहुत पसंद है, और अभी मैं बुडापेस्ट होकर आई शूट के लिए, और पहली बार गई थी और बेइंतहा खूबसूरत जगह लगी, और शांत और खूबसूरत, और ऐसी जगह जहाँ शायद मेरा मन करे कि एक बार और फिर से जाऊँ। जी। और एक बतौर इंसान दिव्या दत्ता कैसी अपने नेचर को समझती हैं कि खाने पीने की चीज़ें, एक पैसे, मतलब एक जैसे कहते हैं एबंडेंस होना चाहिए उनके पास, ब्रांडेड कपड़े और जूते, और मतलब और बहुत बहुत होना चाहिए, ऐसा कुछ कैसा है आपका वो? मुझे लगता है कि मुझे जो पसंद आ गया वो सही है, वो ब्रांडेड हो तो भी ठीक है, वो मैंने अगर दिल्ली के जनपद से लिया तो भी ठीक है। इनफैक्ट जो दिल्ली के जनपद पे जाके बार्गेनिंग करके चीज़ें खरीदने का मज़ा है वो अनपैरेलल्ड है। तो आई रिमेंबर मैं एक बार शूट करने गई थी और अपने पूरा ढक के गई, और वो ज्वेलरी की एक दुकान थी, और मैंने कहा, उसने कहा ये मैडम ये 500 रुपये का है। तो मैं कहा अरे 250 का दो, बिकॉज मुझे सबने कहा था आधे से ही शुरू करना तो ये थोड़ा ऊपर तक आएंगे। तो मैं कहा 250 का दो, तो वो हंसने लग गया, बोला ऐसा ढकने से थोड़ी ना आप छुप जाओगे, आवाज़ से पकड़ लिया आपको। So embarrassed, I ran away from there। लेकिन वो जो कुछ शौक होते हैं कि वो जो रास्ते से आप शॉपिंग करते हैं, आई लव इट एज मच एज आई लव माई ब्रांडेड स्टफ़। ब्रांडेड स्टफ़ शायद मेरे प्रोफेशन में एक कहीं ना कहीं मायने रखता है, लेकिन मुझे कोई ख़ास इसका शौक है नहीं। मुझे कहीं की भी चीज़ जो अच्छी लग गई, भाग गई, वो अच्छी लग गई। और ये सब कुछ करते हुए कभी ऐसा भी लगता है कि लोग प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन समझता कोई नहीं है, मतलब कहीं मिसअंडरस्टूड होने की हमेशा कोई एक खिड़की खुली रहती है? टचवुड मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। शायद इसलिए कि मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, और शायद इसलिए कि मैं जैसी हूँ वैसी ही मेरी शायद इमेज भी है। ऐसा नहीं है कि आप लार्जर देन लाइफ हो, आपको बतौर एक्टर देखा जाता है, आपको बतौर एक्टर पसंद किया जाता है। और जब लोग मुझे मिलते हैं तो थोड़ा सा शायद घबराते हैं, एक इंटिमिडेशन होती है कि सीरियस रोल्स करती है, लेकिन जब ऐसे गप्पे मारते हैं तो बोलते हैं अरे ये तो हमारी जैसी है। सो वो हो जाता है। सो आई थिंक ये इसकी प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं आई कि लोगों को ऐसा लगे या कुछ ऐसा हो, बल्कि मुझे घर का बच्चा वाला टैग दिया गया है। आई थिंक पता नहीं मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊं, घर का बच्चा ही रहने वाली हूँ। जी। अच्छा, ये शुरू में भी आपने कहा कि 20-22 फिल्में कर रही हो का शोर मचा, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। ऐसा अब भी होता रहता होगा, कोई बहुत रोल जो आपने पढ़ भी लिया और बहुत लगा कि हाँ शिद्दत से उसका इंतज़ार है, फिर वो नहीं मिला। तो ऐसे रोल जो आप सचमुच करना चाहती हैं और वो मिल के फिर दूर चले जाते हैं, ऐसे
शुक्र है भगवान का, अब ऐसे नहीं होता है क्योंकि मैंने शायद अपने हिस्से का देखा काफ़ी, और अब ख़ास तौर पे रोल लिखे जाते हैं मेरे लिए, सो वो अच्छा लगता है एक बात। और जब एक रोल मेरे लिए आता है तो वो मेरे लिए ही आता है। तो कई बार होता है ऐसे कि एक रोल के लिए 2 एक्ट्रेसेस को आप सोच रहे होते हैं, तो अगर बाय चांस उसके पास चलेगी, तो ऐसा नहीं हुआ कभी कि मैंने पढ़ लिया और सब तैयारी कर ली और कोई और ले गया, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ कि एक रोल के लिए 2 एक्ट्रेसेस का चयन सोचा गया, शॉर्टलिस्ट किया गया, और शायद किसी वजह से दूसरी एक्टर्स साइन हो गई, विच आई थिंक इज़ अ पार्ट एंड पार्सल। कई बार मैं साइन हो जाती हूँ, कई बार वो हो जाते हैं। तो बिजनेस में तो ये चलता है, हमारे प्रोफेशन में हर चीज़ परसेप्शन की होती है। शायद जो आपको लगे कि इससे रोल बेहतर होगा, शायद उनको लगे नहीं इससे रोल बेहतर होगा। सो दैट्स जस्ट फाइन। तो चाय भी पीती चलिए। जी बिल्कुल, गरम गरम चाय शुक्रिया। और ये भी है कि एक एक्टर के लिए तो क्या है, उसको तो हमेशा कोई दूसरा आदमी बनना पड़ता है, इम्पर्सोनेट करना पड़ता है। तो कौन सा आदमी ऐसा है जो बनना आपके लिए बिल्कुल ऐसे जैसे चुटकियों का, मतलब वो तो आप हैं ही, वैसा बन जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वैसा रोल कर लेना? तो एक्चुअली जब ऐसा कोई रोल होता है तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। अच्छा तो मैं फट से मना कर देती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये तो मैं हूँ, वो करना चाहिए जो मैं नहीं हूँ। और लेकिन एक बात और है, एक बड़ी आयरॉनिकल बात ये है कि आपका खुद का एक हिस्सा आपके हर रोल में जाता ज़रूर है। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत वल्नरेबल मानती हूँ और स्ट्रॉन्ग भी मानती हूँ। तो वो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें मेरे रोल्स में नज़र आती हैं। और जो वल्नरेबल क्वालिटी है, शायद उससे लोग बहुत रिलेट करते हैं, उन्हें लगता है कि ये रियल है और ये हमारी कहानी है। सो अभी मैं एक फ़िल्म कर रही हूँ धाकड़ में मैं विलेन का रोल कर रही हूँ। और मतलब तो इतना मज़ा आ रहा है, क्योंकि जब अपने आप को आईने में देखती हूँ एक अलग इमेज जैसे मैं नहीं दिखती, वैसा बिहेव, अब जैसे मेरे डायरेक्टर ने कहा कि ऐसा करना है इस सीन में, तो वो उसका मैंने दोगुना कुछ और ज़्यादा मीन कुछ कर दिया। तो मैं खुद हैरान हुई कि मैंने ये मीन स्ट्रिक कहाँ से आई, ये ऐसा सोचा कैसे मैंने। लेकिन शायद आप लोग चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, शायद कुछ ऐसी फिल्में आपके जहन में हैं या कुछ भी है, लेकिन मज़ा आता है कुछ ऐसा करके जो आपने नहीं किया, रादर दैन ये तो मेरी चुटकियों का काम है। बिकॉज वो जो एक जाल है ना, उसमें अगर आप फंस गए तो आप खुद से भी बोर होंगे और लोग आपसे बोर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिएगा कि चूंकि अब फिल्म को ही आपने अपना मेन काम रखा हुआ है अभी, तो जाहिर है कि बहुत तरह की फिल्में देखने का भी मौका मिलता है। ना सिर्फ एंटरटेनमेंट और कमर्शियल सिनेमा, बल्कि जो इंटरनेशनल सिनेमा है, चाहे आप फेस्टिवल्स में जा रही हों, हिंदुस्तान में होने वाले, विदेश में होने वाले बड़े बड़े इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में, किस तरह की फ़िल्मों में आपकी दिलचस्पी ज़्यादा जगती है? हालांकि वो फिर भी देखी नहीं जा पाती फॉर वेरियस रीज़न, आप बिज़ी हैं। देखिए, मुझे ऐसा कोई जॉनर में इन पर्टिकुलर जनरलाइज नहीं कर पाती। वो एक फ़िल्म के बारे में आप सुने, जैसे आप कोई ट्रेलर देखते हैं और आपको लगता है कि ये फ़िल्म तो ज़रूर देखनी है। अब वो जॉनर शायद मुझे पसंद ही ना हो, लेकिन वो फ़िल्म इंटरेस्ट करती है, तो मैं हमेशा फिल्म वाइज जाती हूँ कि मुझे ये फ़िल्म देखनी है। अभी जैसे आई हैड नॉट सीन नोमैड्सलैंड, अभी नहीं देखी थी, तो फिर फ़्लाइट पे सबसे पहले वो देखी, फिर उसके बाद आई लव वॉचिंग कॉमेडीज़, वो देखी, फिर उसके बाद कुछ खूबसूरत सी एक माजिद मजीदी की फ़िल्म देखती। तो आते जाते बिल्कुल अलग अलग फ़िल्में देखी और सब देखकर मज़ा आया। जी, तो हम लोग करीब करीब बातचीत के आखिरी हिस्से में पहुँचे हैं दिव्या जी, और मुझे लगता है कि जहाँ शुरू में माँ का बहुत ठीक से जिक्र आया था, जबकि वो लेके आपको यहाँ आई, और अब आपने तो उनकी कविताओं की किताब ही छापी है, तो इससे इस पर कुछ तो माँ के बारे में कहिए कि वो कैसे एक स्ट्रेंथ आपके जीवन में हैं, और फिर उनकी कविताओं के बारे में कहते हुए कुछ कविता सुनाइए। जी, मेरी माँ जो थी वो डॉक्टर थी, और उनका शौक़ बेसिक ये था लिखना और एक्टिंग भी। वो अपने कॉलेज कलर होल्डर थी एक्टिंग में, तो पर वो डॉक्टर बन गई। तो जब मुझे कहा गया कि तुम डॉक्टर बनो, तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, उसको जो बनना है वो बनने दो। तो
एक बच्चे में एक विश्वास दिखाना और कहना कि तुम्हारे जो ख्वाब हैं उनमें मेरा विश्वास है, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। वरना तो ज़्यादातर क्या होता है कि पेरेंट्स कहते नहीं मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो, ऐसा मेरी माँ ने कभी कहा ही नहीं। तुम क्या चाहती हो हमेशा ये कहा। तो इतना भरोसा, इतना प्यार, इतना अनकंडीशनल साथ जो उन्होंने दिया, और ये भी कहा कि कभी गिरी तो मैं खड़ी हूँ, तुम आ जाना यार, मैं हूँ। तो मेरी दोस्त थी वो। और मेरा सबसे बड़ा फियर यही था कि इन्हें ना खो दूँ कहीं, क्योंकि मेरे डैडी बहुत जल्दी मैंने खो दिए थे। तो जब भी शूट्स पे जाती थी मेरे साथ चलती थी। और मुझे याद है पंजाब में भी जब टेररिज्म का वक्त था और वो डॉक्टर थी, सरकारी डॉक्टर थी, मैंने उन्हें जिस हिम्मत और जिस जज्बे के साथ हर चीज़ का सामना करते देखा है, मैं हमेशा सोचती हूँ काश मुझ में उनकी 1/4 भी उतनी शक्ति होती, उतनी हिम्मत होती। और वो जितनी स्ट्रॉन्ग थी दुनिया से भिड़ने में, उतनी ही वो दिल से बच्ची थी। तो मेरे दोस्त आते थे तो कहती थी आओ मैं तुम्हें मधुबाला का डांस करके दिखाऊं। तो मुझे लगता है कि ट्रेन टू पाकिस्तान जो, और मैं और मेरा भाई बैठते थे, हम लोग टमाटर मारते थे मम्मी को कि मम्मा बैट शो, फ्लॉप शो, फ्लॉप शो और वो ऐसे वो सब एक्सप्रेशंस करके दिखाती थी। तो मजाक उड़ाते थे हम लोग, बहुत मस्ती करते थे। लेकिन जब ट्रेन टू पाकिस्तान की तो मैंने कहा मम्मा प्लीज़ वो वाले एक्सप्रेशन सिखाओ ना जो आप करते थे। तो वो एक्सप्रेशंस लेकर फिर मैंने ट्रेन टू पाकिस्तान में इस्तेमाल किए। तो हर जगह कहीं ना कहीं, और चाहे वो मेरे ब्रेकअप्स हुए हों, चाहे वो मेरे रिश्ते हों, चाहे वो मुझसे कोई गलतियाँ हुई हों, चाहे मैं रिजेक्ट होकर किसी फिल्म से उदास घर आई हूँ, वो माँ का एक साथ था जो मुझे लगता है कि बहुत खुशकिस्मत थी, जो हमेशा ये कहती थी कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती इससे, हटाओ इसको, पीछे करो, आगे देखो। तो वो अब जब वो नहीं है मेरे साथ फिज़िकल फॉर्म में, तो मैं शायद उनकी आवाज़ को अपने जहन में बिठा कर ये कहती हूँ कि आगे देखो, अब आगे और क्या है ज़िंदगी में। तो ये किताब उनकी वो जब पंजाब में थी तो पोइट्री लिखा करती थी, और वो फिर हमने ये छापी थी। ये सुनील दत्त साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो मैं एक आपको इसका कुछ पढ़ के सुनाती हूँ। वैसे मैं सबको दिखा दूँ, ये मेरी मम्मी है, ये मैं हूँ, और ये मेरा भाई है और हमारी पार्टी हो रही है जी। साहिल। खिजा से किए सुकून के तकाजे, तूफान में छोड़ा बेड़ा सदा का, हुआ क्या जो पूरे हुए ना इरादे, वो ख्वाब था साहिल का, साहिल ना हुआ। उठी हैं हवाएं गमे दास्तां की, शिकवा करें अब बहारों से क्या, जो चाहत बसी थी नज़रों में तेरी, उसी से बहक कर ज़माना हंसा। अश्कों से लेकर मुसर्रत की अदा, आहों के तारों से नगमा छिड़ा, हुआ क्या जो पूरे हुए ना इरादे, वो ख्वाब था साहिल का, साहिल ना हुआ। और सुनाइए। एक बड़ी स्वीट, ये मेरी बड़ी फेवरेट हुआ करती थी, तो मैं ये सुनती थी बहुत। यूं छुप छुप कर यूं तुम ना आओ, तुम मेरा ज़रा सा काम कर दो सजन, जो बात तुम में मुझ में हुई वो लोगों को बतलाते जाओ, यूं छुप छुप कर अब तुम ना आओ। जो वादे मेरे साथ किए उनकी वफ़ा निभाते जाओ, जाते जाते ऐ सजन अपना मुझे बनाते जाओ, यूं छुप छुप कर अब तुम ना आओ। लोग जो पूछे कौन हो तुम्हारी, बस सच उन्हें बतलाते जाओ, जो बात तुम में मुझ में हुई वो लोगों को बतलाते जाओ। मेरी तड़प का कुछ तो असर होना चाहिए, लहू जो टपका आँखों से ज़ख्म तो होना चाहिए। खुद में हूँ मशगूल सनम, इतनी बात तो निभाते जाओ, यूँ छुप छुप कर अब तुम ना आओ। क्या बात तन्हाइयाँ इसका नाम है जी, तन्हाइयाँ। And that's her. तो ये किताब कब आप लोगों ने छपवाई, बता रही थी? जी, ये एक्चुअली मैं नई नई आई थी और मम्मी का जन्मदिन था, और मैं और मेरा भाई राहुल वो डॉक्टर हैं, तो हम बैठे कि अब मम्मी को क्या बर्थडे गिफ्ट दें, ये ड्रेस ले लें कि ज्वेलरी ले लें। तो हमने दोनों ने एक साथ सोचा यार मम्मी की पोएम्स पढ़ी हैं हमारे पास, हम उनको पब्लिश कराते हैं। अब कुछ पता ही नहीं था कैसे करना है। तो मेरे भाई की एक दोस्त थी, वो उनकी प्रिंटिंग प्रेस थी, वो हमने उससे वो करवाया। फिर उसके बाद एक पब्लिशिंग हाउस से कहा कि आप ये कर दो, और फिर हमने कहा कि गेस्ट किसको बुलाएं, कौन लॉन्च करेगा।
तो मैंने कहा मम्मी को दत्सा बहुत पसंद है, उनको फ़ोन करती हूँ। और उस वक्त जो था मोबाइल्स नहीं थे, वही 90s लेट 90s में सबके पास मोबाइल नहीं होते थे। तो मैंने दत्त साहब को फ़ोन किया, तो पंजाबी कनेक्शन, तो मैंने कहा दत्त साहब मेरी माँ दा लॉन्च हैगा, तुसी आना है ज़रूर। तो इसे बेटा मैं पहुँच जाऊँगा, कोई फिक्र ही नहीं। 6 बजे? मैं कहा हाँ जी 6 बजे, डेट दे दिया, वेन्यू दे दिया। अब क्योंकि मैं नई थी तो इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं दोबारा कंफर्म करूं, जब डेट पास आ गई कि कंफर्म करूं दत्त साहब भूल तो नहीं गए। मोबाइल भी नहीं था कि मैसेज छोड़ दो कि भाई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो जो एक दिन पहले मैं नर्वस हुई कि भाई मेरी नाक ना कट जाए, कहीं सर भूल ना गए हो। तो इस्कॉन का बड़ा सा वो, और जितने मेरे फिल्मी दोस्त थे, सोनू निगम हुए, जावेद सिद्दीकी हुए, जितने राजश्री के लोग सब आ गए वहाँ पे, भरा हुआ हॉल। मैं पसीने छूट रहे हैं कि दत्त साहब आएंगे कि नहीं आएंगे। और घड़ी में जैसे ही 6 बजने में 5 मिनट थे उनकी गाड़ी आई। कहो गॉड, मतलब मेरे लिए इतने मायने रखे, और वो इतना खूबसूरत फंक्शन था। हर कोई बोला कि यहाँ इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर आप उनके पास जाते हैं पार्टी पे या उनके इवेंट्स पे जाते हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा इवेंट था जहाँ वो लोग आए जो दिल से आना चाहते थे। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी प्रेशियस बर्थडे गिफ्ट, और मेरी माँ बड़ी खुश थी उस वक्त। सो इट वाज रियली लवली। तो हम लोग अब करीब करीब बातें ख़त्म कर चुके हैं दिव्या जी। ये प्रोग्राम है गुफ्तगू, जो शायद आपकी नज़र से पहले गुजरा हो। बिल्कुल गुजरा है और बहुत पसंद किया है, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं इसका एक हिस्सा बन पाई। हाँ, थैंक यू टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ऐसी बात जो अब भी आप कहना चाहती हों और वो कोई सवाल मैंने ना पूछा हो? इस ऐसा हो सकता है। आपने इतनी खूबसूरती से सब कुछ कवर किया और मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। प्रोग्राम गुफ्तगू में आज थी आपकी पसंदीदा अभिनेत्री दिव्या दत्ता। कुछ कहना चाहते हो आज के इस एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिएगा guftgu@rekhta.org पर। I have nothing to wear, यार. अरे, even if you had the world at your feet, तुझे कुछ भी पसंद नहीं आता। Yeah, you travel the whole world. पर मेरा क्या? Now you can have the world right here. It's Bob World. Join a world जो रहे आपकी दुनिया में। Bob World, जो दे unlimited options when it comes to shopping. Download now or log on to bobworld.com. How about some accessories? सीधी, मेरा world भी है Bob World. Bob World. We live in your world.